हाँ जी भाई, सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। ये प्रकाश देव सिंह जी हैं, आकाश यादव हैं, महिमा श्रीवास्तव हैं, कुणाल चौधरी जी हैं और विशाल वर्मा हैं, आशा हैं, श्वेता हैं, आंचल गौड़ हैं, रितु हैं, सोनी देवी हैं, रूबी वर्मा है। चलिए आगे भाई सभी लोग। चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बच्चे आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। बहुत अच्छे हैं यार तुम लोग। चलो, ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह की बच्चे, ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी हो, मैंने आपको अपना फोन नंबर दे रखा है। ठीक है, आप मुझे, ठीक है, बताइए क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। मैं वहां पर आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। ओके, चलो। अच्छा, सिंधु सभ्यता का पीवाईक्यू करवा दीजिए। देखो, पहले तो हम बच्चे जो है ना, हमारा फोकस पहले होगा, ठीक है, सिलेबस पर। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप सब लोग इस बात को समझो कि हमारा फोकस होगा पहले सिलेबस पर। ठीक है, सिलेबस। ठीक है, मुख्य फोकस हमारा सिलेबस पर होगा कि हमारा सिलेबस हो और बहुत अच्छे से हो। ठीक है, संपूर्णता के साथ हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें, नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमारा मतलब पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यही है। आप सबको पता है कि मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चल ही रही है ना। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चल ही रही है। लेकिन बच्चे, होता क्या है कि मेरी इतनी सारी क्लासेस होती हैं कि एक संडे तो मुझे भी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए, केवल आप लोगों के लिए बच्चे, ठीक है, संडे की भी व्यवस्था करूंगा। इस संडे को मैं एक मैराथन क्लास लूं, मतलब एक लंबी क्लास लूं, लेकिन केवल संडे को ही लूं, मैराथन। और इसमें किसी भी विषय को मैं उठाकर, देखो, उस विषय के 2-3 चैप्टर में आपको कराऊं, जिससे कि पूरा सप्ताह आप उसका अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो भाई, इस बार संडे कितनी तारीख को आने वाला है, जरा बताएंगे मुझे। तो फिर इस संडे की क्लास का अनाउंसमेंट हम अभी से कर देते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। जिनके पास नहीं है वो सारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, सारे टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। कितने घंटे की लेंगे बेटा, कोशिश करेंगे कि इसको 3-4 घंटे की, लेकिन हम हर संडे को ले सकें। और अगर हम 3-3 चैप्टर भी कंप्लीट कराते हुए गए, 3-3 चैप्टर भी हम, तो 3-3 चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद हम, हो सकता है कि बच्चे, देखिए, हम 4 संडे में उस पूरे विषय को ही कंप्लीट करा देंगे, अगर हम संडे टू संडे ऐसे ही चले। चलिए, तो 31 को आ रहा है ना। 31 को है, ये वाला संडे 31 को है ना। ओके, देखिए, तो 31 अगस्त, 31 अगस्त, ठीक है। और 31 अगस्त को हम इसमें इंडियन ज्योग्राफी कराएंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। क्लियर है बच्चे, मैराथन। मैंने अभी से पहले स्केड्यूल बना दिया है। ये ध्यान रखना, मंडे टू, ठीक है, सैटरडे आपकी नॉर्मल क्लासेस हैं ही, ठीक है। उसमें मंडे टू सैटरडे में आपका 3-3 दिन है। ठीक है, आपको पता है संडे को जो मैराथन होगी उसमें इंडियन ज्योग्राफी कराएंगे, तो इसलिए जो रात 8 बजे वाली क्लास होती है ना, उस 8 बजे वाली क्लास को आप कंटिन्यू करो। उस 8 बजे क्लास की आप देखो, कंटिन्यू करो। और जब आप इस मैराथन में आएंगे ना, 31 अगस्त वाली को, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छी से समझ में आएगी, बहुत डिटेल में। हालांकि एप्लीकेशन पर जो है, ये ऐप पे होगी क्लास, एप्लीकेशन पे मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन वहां पे इतना डिटेल नहीं पढ़ा रहा मैं। यहाँ पे आपको जो ना कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी एसएसटी की इंडियन ज्योग्राफी होगी, तो बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस भी जगह पढ़ाऊँ, जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊँ, लेकिन मैं लगभग ठीक ठाक, अच्छा खासा, मतलब ज्यादा ही पढ़ाता हूँ। कभी पढ़ाने में मैं किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करता, ठीक है। अभी पीवाई की उस नहीं, ठीक है, नहीं, प्लान चेंज, मेरा कौन सा प्लान चेंज हुआ है अर्चना, वो तो तुम ही लोग बीच में बोले थे, ठीक है। प्लान यही है बिल्कुल, ये मैंने दे दिया, ठीक है ना। संडे को ये हो गया। आइए, ठीक है, अब हम प्रमुख राजनीतिक चिंतक के बारे में बात करेंगे बच्चे।
क्या हमने जेरेमी बेंथम के बारे में डिस्कस कर लिया था? बेंथम का उपयोगवादी सिद्धांत, ठीक है, साइड नहीं। तो बेंथम के बारे में हम चार चीजें, बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत की क्या है, ठीक है। अच्छा देखो, एक और बात सुनो, इनको जो है ना आप पीडीएफ फॉर्म में, ये जो सिद्धांत है इनको आप पढ़ो, इनको आप रिवीजन करो, ठीक है, जो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से एक एक चीज को आप पढ़ते हुए चले जाओ, ये पीडीएफ आप अपने पास रखो, ठीक है। इनको आप बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ते हुए चले जाओ। एक मैं क्लास इनकी लास्ट में ले लूंगा, जिसमें केवल व केवल इन सभी विचारों के दर्शन को, इनका जो दर्शन है, इनके दर्शन को मैं आपको मौखिक रूप से बता दूंगा, या फिर ऐसे फ्लो चार्ट बना के इनके पूरे दर्शन को मैं बता दूंगा एक ही साथ। अच्छा, हमारे साथ एक प्रकाश देव जी हैं, संडे को ना लीजिए, रिवीजन भी करना है। प्रकाश देव जी, रिवीजन साथ के साथ करते चलो। भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे, रिवीजन साथ के साथ करते चलो मेरे प्यारे बच्चे, लेने दो संडे को क्लास। देखिए इससे क्या है कि एक कॉन्फिडेंस आपको भी आएगा। देखो जितने सब्जेक्ट आपके खत्म होते चले जाएंगे उतना कॉन्फिडेंस आपको आता चला जाएगा, भाई ये मेरा सब्जेक्ट जो है वाइंड अप है, ये मेरा सब्जेक्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। बात मतलब एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा, भाई ये मैंने खत्म कर दिया, मेरा वाइंड अप हो गया, एक बहुत अच्छे से, चलो ठीक है। अब मैं, ठीक है, इसका केवल रिवीजन करूं, इसके पीवाई क्यूज लगाऊं, इसके एमसीक्यू लगाऊं जी। ओके, चलो, तो बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि बेंथम के अनुसार सुख दुख क्या है। बेंथम ने सुख और दुख का वर्गीकरण किया है, ठीक है। फिर उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रमुख बिंदु, और फिर उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना है। ये जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पीटी और मेंस ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो क्या है, देखिए जब आप बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो राजनीतिक शास्त्र में बेंथम का सबसे बड़ा जो योगदान है वो उनका उपयोगितावादी सिद्धांत है, ठीक है। उपयोगितावादी सिद्धांत का मतलब होता है बेटा, व्हाट इज उपयोगितावाद? उपयोगितावाद का मतलब होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, उसको उपयोगितावाद कहते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है, मंडे टू सैटरडे पढ़ा ही रहा हूं, और संडे का दिन जो एक मेरा दिन होता है, देखो उसमें मैं क्लासेस मैराथन के माध्यम से इस बात को इंश्योर कर रहा हूं कि भाई आपके जो है ना ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स आपके कंप्लीट हों, क्लियर हों। तो जैसे मान के चलिए इंडियन ज्योग्राफी हमने संडे टू संडे खत्म कर दी, है ना बच्चे, तो आपके पास, ठीक है, पूरी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है, अच्छी है, आपके एकदम बढ़िया है। साथ ही साथ मैंने आपको बोला 8 बजे वाली क्लासेस भी लो, क्योंकि उसमें 70% तो आपको मिल ही रहा है, 80% भी मिल सकता है आपको उसमें। तो जब आप संडे वाली क्लास में आएंगे ना, तो आप अपने आप को बहुत डिस्कनेक्टेड महसूस नहीं करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो मेरा है ही, ठीक है, अच्छे से ये मेरा कंप्लीट है ही, चाहे आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो या ना हो, फिर भी जीएस के लिए करो उसे, क्लियर है ना। इधर ये तुम्हारा चल ही रहा है सब कुछ। तो यही होता है उपयुक्तवाद। उपयुक्तवाद का मतलब होता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण, या अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, ठीक है जी। तो राजनीतिक चिंतन में जेरेमी बेंथम का सबसे बड़ा योगदान उनका उपयुक्तवाद का सिद्धांत है। हालांकि उपयुक्तवाद की विचारधारा बहुत पुरानी है, लेकिन अधिकतम संख्या के अधिकतम हित, संख्या मतलब मीन्स वही है बच्चे कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, इस प्राचीन सिद्धांत को राजनीति के क्षेत्र में लागू कर इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय जेरेमी बेंथम को दिया जाता है। इसी कारण बेंथम को उपयोगितावाद का जनक तथा प्रतिपादक माना जाता है, ठीक है। इसी कारण बच्चे, ठीक है ना, बेंथम को उपयोगितावादी का जनक तथा प्रतिपादक माना जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर द मीनिंग ऑफ यूटिलिटिनिज्म, मतलब उपयोगितावाद का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपयोगितावाद? उपयोगितावाद का मतलब क्या होता है बच्चे? देखिए हम एक ऐसा कृत्य करें, ठीक है, जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो, या राज्य के द्वारा ऐसा कृत्य किया जाए, राज्य के द्वारा ऐसे कार्य किए जाए जो अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण को करते हो, इसी को उपयोगितावाद कहेंगे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है जी, जी 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 बेटा, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आप पढ़ेंगे, प्रत्येक कार्रवाई को ऐसी धारणा के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करना जिससे कि वैचारिक पक्ष के हित में हो, या तो अभिवृद्धि हो या ह्रास हो। इसे अन्य शब्दों में सुख की अभिवृद्धि या ह्रास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। यह केवल व्यक्ति के निजी कृत्यों पर ही नहीं, सरकार के क्रियाकलापों पर भी समान रूप से लागू होता है। यदि देखिए पक्ष कोई व्यक्ति है तो उपयोगितावाद का संबंध व्यक्तिगत हित होगा, और यदि पक्ष कोई समुदाय है तो उपयोगितावाद सामुदायिक हित से संबंधित होगा।
सामुदायिक हित से संबंधित होगा। तो उपयोगितावाद मतलब अगर आप केवल ठीक है अर्थ देखिए उपयोगितावाद का अर्थ, तो अर्थ का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित हों। उपयोगितावाद का मतलब कि एक ऐसी धारणा, एक ऐसी विचारधारा ठीक है जिसके माध्यम से, जिसके आधार पर ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हों। अब वो प्रभावित बच्चे इस तरह से भी हो रहे हो, ठीक है, बोला है कि या तो हित में, या फिर बच्चे उनके हित में या तो अभिवृद्धि हो रही हो, या फिर उनके हित में क्या हो रहा हो, ह्रास हो रहा हो। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का क्या खंडन है। ठीक है, देखो तत्कालीन समय में क्या होता था कि तत्कालीन समय में बच्चे जो नैतिकता की धारणाएं थी, ठीक है, उन सभी धारणाओं का बेंथम ने खंडन कर दिया। पुराने समय में नैतिकता की जितनी भी धारणाएं प्रचलन में थी, बेंथम ने सभी धारणाओं का खंडन किया। और साथ ही साथ बेंथम ने इन सभी धारणाओं का खंडन करके बच्चे उपयोगितावाद को सबसे अधिक नैतिक और मानवीय बताया कि उपयोगितावाद ही नैतिकता और मानवीय जीवन का आधार है। ठीक है, अब बेंथम के समय में नैतिकता के विषय में बहुत सारे विचार थे। प्राय लोग ईश्वर की इच्छा को ही नैतिकता का आधार मानते थे कि भाई इस बात में ईश्वर की इच्छा है, यही नैतिकता है। ठीक है, लोग कहते थे कि भाई जिस बात में ईश्वर की इच्छा है वही नैतिकता है, तो जहां पर ईश्वर की इच्छा वही नैतिकता हो जाएगा। ठीक है, तो ईश्वर की इच्छा को ही नैतिकता का आधार मानते थे और उनका कहना था कि धर्म शास्त्रों से ईश्वर की इच्छा का ज्ञान होता है। ठीक है, धर्म शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वहीं से पता चलता है कि भाई ईश्वर की इच्छा है क्या, तो धर्म शास्त्रों से ही ईश्वर की इच्छा का ज्ञान होता है। इसलिए उनका कहना था कि जो कुछ भी ईश्वर की इच्छा अर्थात धर्म शास्त्रों के अनुकूल है वही नैतिक है। जो भी धर्म शास्त्रों में लिखा है वो नैतिक है, और अगर जो धर्म शास्त्रों के विपरीत है वो सब का सब क्या है, अनैतिक है। जो धर्म शास्त्रों के विपरीत है वो अनैतिक है। ठीक है ना, अनैतिक है बच्चे। बेंथम इन सभी को अस्वीकार करते हुए कहता है कि ईश्वरीय इच्छा व्यक्तिगत व आत्मगत कल्पनाएं हैं। ठीक है, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह इसे माने या ना माने। नैतिकता की इन परंपरागत धारणाओं के स्थान पर बेंथम सुखवाद में विश्वास करता है। ठीक है, अब ये सुखवाद क्या है जरा इसको आप समझेंगे। देखो, सबसे पहले होता है बेटा स्वहित। स्वहित से एक धारणा आती है सुखवाद की, और सुखवाद से धारणा बलवती होती है उपयोगितावाद की। उपयोगितावाद की देखो, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। तो हित कहता है कि व्यक्ति वही करता है जो उसके हित में हो। व्यक्ति स्वार्थी है, और स्वार्थ ही नैतिकता है। लेकिन जो व्यक्ति को अच्छा लगे, जो व्यक्ति के हित में हो, व्यक्ति को वो करना चाहिए। लेकिन यही स्वहित है। और स्वहित से किसी दूसरे व्यक्ति के हित का कोई टकराव नहीं होता। देखिए, ये महज एक धारणा है कि स्वहित से किसी दूसरे व्यक्ति के हितों का टकराव होता है। नहीं, स्वहित से परहित का टकराव नहीं होता। सभी व्यक्ति ठीक है जो उनके हित में है, अगर वे करने लगे तो यही स्वहित है। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, मैं बताता हूं आपको बेटा, छोटी सी बात। मेरे हित में क्या है कि मैं अच्छा पढ़ाऊं, मैं अच्छा पढ़ाने लग जाऊं। तो अगर मैं अच्छा पढ़ाने लग जाऊंगा तो मेरा अच्छा पढ़ाने से किसी दूसरे के हित कैसे प्रभावित होंगे, बताइए आप। ठीक है, आप कल को टीचर बनेंगे, आपका हित क्या है, पढ़ाना। और जब आपका हित पढ़ाना है तो अच्छा पढ़ाइए, पूरे मन से पढ़ाइए, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाइए, और अच्छे से आप रिसर्च करके आइए, और उसके बाद पढ़ाइए। तो आपके पढ़ाने से क्या किसी दूसरे का हित प्रभावित होगा, नहीं। तो हर एक कोई स्वार्थी है। ठीक है, मतलब जिस काम को करने में व्यक्ति का सुख का अनुभव होता है वह स्वहित है। ठीक है ना, जिस काम को करने में व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है, ठीक है, अच्छा का अनुभव होता है, जिस काम को करने में व्यक्ति को नैतिकता का अनुभव होता है, ठीक है, जिस काम को करने में व्यक्ति को बच्चे ठीक है अपने गुणों का अनुभव होता है, वही क्या है, वही स्वहित है। ठीक है, वही क्या है, वही स्वहित है। ठीक है ना, तो जिस भी काम को करने में व्यक्ति को अच्छा फील गुड, ठीक है, जिस भी काम को फील गुड, नैतिकता का बोध हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, वह स्वहित है। ठीक है, जैसे एक अच्छा राजनेता जनता की इच्छाओं के आधार पर कानून बनाए, जनता की समस्याओं को सुने, तो क्या किसी दूसरे व्यक्ति का हित हो सकता है, नहीं। बात समझिए, फिर यहां से सुखवाद की धारणा आती है। लेकिन सुखवाद का मतलब क्या होता है बच्चे, कि आपको वही चीज करनी चाहिए
जो आपको सुख की अनुभूति देती हो। आप वही कीजिए, सुख की अनुभूति देते ही हो। जो चीजें आपको सुख की अनुभूति देती है, बताओ आप। देखिए बेटा, मेहनत करना सभी को सुख की अनुभूति देता है। ठीक है, आप मेहनत करिए बहुत अच्छे से, और फिर जब आप मेहनत करने के बाद रात में सोने के लिए जाएंगे ना, तो आपको फील गुड होगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, आज का जो भी टारगेट था, पूरा टारगेट फिनिश करके सो रहा हूँ, वाह आज तो आनंद आ गया। ठीक है, ये मतलब ऑटोमेटिकली आपको होगा यार, आज का पूरा टारगेट खत्म करके सो रहा हूँ। ठीक है, फील गुड, मतलब मजा ही आ गया यार, तो आपको खुद अनुभव होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? सुख की अनुभूति होगी, और व्यक्ति बच्चे वही काम करता है जिससे उसको सुख मिले। ठीक है, इसलिए व्यक्ति सुखवादी है। हर एक व्यक्ति अपने लिए सुख की कामना करता है, हर एक व्यक्ति अपने लिए सुख की कामना करता है। इसलिए व्यक्ति कैसा है? सुखवादी है। व्यक्ति कैसा? स्वार्थी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने, ठीक है, हित में काम करता है। हर एक अपने हित में काम कर रहा है। और दिक्कत तभी आती है जब व्यक्ति, ठीक है ना, अपने हितों के अनुसार काम नहीं करता, तो यहां दिक्कत आ जाती है। अच्छा, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बताता हूं कि आप सभी अपने हित में, ठीक है, कैसे काम करते हैं। आप सभी स्वार्थी कैसे हैं? आप सभी स्टूडेंट हैं, बताओ मुझे। आप सभी स्टूडेंट हैं, बोलो हैं कि नहीं? सब लोग। तो स्टूडेंट होने के आधार पर आपका हित क्या है? व्हाट इज योर इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द बीइंग अ स्टूडेंट? स्टूडेंट होने के आधार पर आपका हित किस में है? बोलो। आपका हित में है अच्छा पढ़ना, ठीक है ना, ज्यादा पढ़ना, ठीक है, जितना भी, ठीक है बेटा, डिस्ट्रैक्शंस है, मतलब आप कह सकते हैं कि जितना भी, ठीक है, डिस्टरबेंस आप बोल सकते हैं, जितना भी डिस्टरबेंस है सबसे दूर रहना। सबसे दूर रहना, यही तो आपका हित है। बोलो है कि नहीं? अब कोई व्यक्ति बच्चे दिन रात फोन पे लगाए कि और बताओ बाबू कैसी हो, बाबू मेरे बाबू ने खाना खाया, आज मेरे बाबू ने, ठीक है, तो मतलब कहने का आशय है कि आज मेरा बाबू कैसा है। तो आप, ठीक है, बहुत अच्छे से सोच जाएंगे कि भाई ये व्यक्ति स्वार्थी है ही नहीं, क्यों? एज ए स्टूडेंट ये अपने हित में सोच ही नहीं रहा। तो जो अपने हित में नहीं सोच रहा वो कैसा है बच्चे? अनैतिक है। और जो अपने हित में सोच रहा है वो नैतिक है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपका कर्तव्य क्या है बच्चे? आपका कर्तव्य है आप अच्छा पढ़े, आप ज्यादा पढ़े, ठीक है, आप पीवाई क्यूज लगाएं, आप एमसीक्यूज लगाएं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप नैतिक है, नहीं कर रहे तो आप कैसे हैं बच्चे? अनैतिक है। बोलो है कि नहीं? सर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सबके लिए, अरे नहीं ये गलत है। मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ बेटा, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ। जैसे, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट, मैं एक टीचर हूँ, तो एक टीचर होने के आधार पर मेरा हित किस में है? यही तो अपनी, मैं स्वार्थी हूं भाई। ठीक है, ये तो तुम गलत सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मैं स्वार्थी हूं एज ए टीचर। बताओ मेरा हित किस में है? कि मैं अच्छा पढ़ाऊं। बोलो बच्चे, मैं अच्छा पढ़ाऊं, मैं बढ़िया पढ़ाऊं, ठीक है, मैं ज्यादा प्रेजेंटेबल हूं, इंश्योर करूं कि मैं क्लास में बच्चों को याद करा दूं। मैं क्लास में बच्चों को याद करा दूं, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब ये अगर मैं कर रहा हूं तो मैं अपने हित में ही तो कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मुझे आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा करने से मुझे आनंद की अनुभूति होती है, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मुझे आनंद मिल रहा है ऐसा करने से बच्चे। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूं तो यही तो क्या है? यही नैतिकता है, यही तो नैतिकता है। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आया क्लास पढ़ाने, और क्लास पढ़ाने के बाद, ठीक है, जैसे किसी भी टीचर को अनैतिक क्यों माना जाता है? सरकारी स्कूल में टीचर, जैसे कई बार टीचर आपने देखा होगा कि स्वेटर ही बुन रही है, कुछ नहीं तो टीचर, ठीक है, आपने ऐसी भी देखी होंगी कि टीचर ने अपने पैर आगे कर दिए, बच्चों से कह दिया कि चलो मेरे पैर दबा दो, आज बहुत तेज पैरों में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे वो, देखिए, जो उनके लिए नैतिक है वो कृत्य नहीं कर रही। वो अच्छा पढ़ा नहीं रही, बढ़िया पढ़ा नहीं रही, प्रेजेंटेबल नहीं है, क्लास में याद नहीं करा रही है, मतलब वो अपनी जिम्मेदारियों से विमुख है, वो अपनी जिम्मेदारियों से विवेक में। तो हित का मतलब क्या है? कि आप अपने हित में, ठीक है, जो बेस्ट है आप वो करें, जिससे आपको अच्छा और नैतिक और गुणों का, ठीक है, अनुभव हो।
सुखवाद मतलब व्यक्ति, ठीक है, देखो हर एक व्यक्ति सुखवादी है, हर एक व्यक्ति सुख चाहता है, हर एक आदमी सुख चाहता है। ठीक है, बताओ कौन नहीं चाहता, मुझे बताओ। आप में से कौन ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि मेरा सिलेक्शन ना हो? सब चाहते मेरा सिलेक्शन हो। और सिलेक्शन होने के बाद के भी तुमने सपने सोच लिए होंगे, जो हमारी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, जो गृहिणी है, ठीक है, वो सोच रहे होंगे बहुत हो गया पति के ताने सुनते सुनते। ठीक है, मीशो से अगर मुझे कुछ ऑर्डर करना है तो 20 बार इससे पूछना पड़ता है कि प्लीज दिलवा दो, प्लीज दिलवा दो। नौकरी लग जाएगी तुरंत फटाक दी ने मंगवा लूंगी, 70,000 सैलरी आएगी, तब बताऊंगी इसे तो। ठीक है, और जो लड़का जिसकी शादी मतलब जो लड़का जो भी बेरोजगार है, वो क्या सोच रहा होगा, अरे यार बाइक लेने का मन था यार, रॉयल इनफील्ड यार, इतने दिनों से सोच रहा हूँ, एक बार नौकरी लग जाए, 70,000 सैलरी आएगी, एक तनख्वाह में उठा लूंगा। बेशक एक तनख्वाह में नहीं उठेगी, लोन हो जाएगी सरकारी नौकरी पर, एक तनख्वाह में उठा लूंगा, यही लोन करवा लूंगा, बोट पे घूमूंगा बाबूजी बन के। ठीक है, क्लियर है। तो हर एक व्यक्ति सुखवाद, ठीक है, तो इसलिए सुखवाद के लिए अब मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा टीचर बनूं, मैं बड़ा टीचर बनूं, मेरा नाम हो, और मेरा नाम इतना नाम हो, इतना नाम हो कि बच्चे मेरे नाम से एडमिशन लेना है। ठीक है, मुझे प्यार करें, मेरा मान करें, मेरा सम्मान करें, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बच्चे अपने लिए इन सभी गुणों को विकसित करना पड़ेगा। ये जितने भी गुण हैं, प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा, क्लास में याद कराना पड़ेगा, बच्चों के लिए ज्यादा मेहनत मुझे करनी होगी, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी होगी। ठीक है, अब देखो सैटरडे को भी क्लास का कोई प्रावधान नहीं है, किसी और दूसरे टीचर की क्लास सैटरडे को नहीं चलती, मैं भी चाहता कि नहीं ले रहा सैटरडे को क्लास, भाई मैं भी कह देता कि नहीं ले रहा सैटरडे को क्लास। बताओ भाई, आपका पढ़ तो नहीं रहा है, अगर मान के चलिए 4 टीचर भी आपकी क्लास ले रहे होते तो एक एक घंटा लेते रोजाना, भाई 1 घंटा लेते कि नहीं? 4 टीचर भी अगर आपकी क्लास ले रहे होते और 5 दिन लेते तो 5 ही घंटा क्लास ले पाते, क्योंकि 5 ही दिन होता है एप्लीकेशन पे, मंडे टू फ्राइडे, 5 ही दिन। और मैं एक सब्जेक्ट को 1.5 घंटा पढ़ा रहा हूँ, 1.5 घंटा, एक बच्चे को 3 दिन पढ़ा रहा हूँ, 1.5 घंटा, तो कितना हो गया आप बताओ? 3.5 घंटा हो गया भाई, ऑब्वियस सी बात है। ये 3.5 को 4.5 घंटा हो गया, 1.5 और 1.5 3, और 1.5 4.5, तो उतना ही बैठा, बोलो उतना ही बैठा कि नहीं? लेकिन उसके बावजूद भी मैं बच्चे संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, तो ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्यों? क्योंकि मुझे पता है। अब उपयोगिता बात क्या है कि उपयोगिता मतलब कहता है कि सभी अगर अपने अपने काम करेंगे, स्टूडेंट अपने कामों को करेगा, टीचर अपने कामों को करेगा, तो सब लोग बच्चे अपने अपने काम जो उन्हें सौंपे गए हैं, सब लोग अगर अपने अपने काम करेंगे, तो इससे क्या होगा? अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त होगा, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त होगा। अधिकतम सुख होगा, ये जेरमी बेंथम कहता है। ठीक है, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख। तो एज ए स्टूडेंट, जैसे आप सभी एलटी ग्रेड के, मैं फिर से एक बार बताता हूँ स्वार्थवत क्या है, कि एज ए स्टूडेंट आप सभी एलटी ग्रेड के स्टूडेंट है बच्चे, सभी लोग। ठीक है, तो आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य होना चाहिए, या फिर आपका एक्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा पढ़ना, ठीक है, पीवाई क्यू सॉल्व करना। बच्चे पूछते हैं कि सर पीवाई क्यूज कहाँ से सॉल्व करें मेरे प्यारे बच्चे? घटना चक्र की पूर्वावलोकन ले लो, वहां से आप पीवाई क्यूज सॉल्व करो। ठीक है, इन विषयों के, तो पीवाई क्यूज ले लो आप, ठीक है, ज्यादा पढ़ो आप। ठीक है ना, मॉक टेस्ट लगाओ, किसी का मॉक टेस्ट ले लो बच्चे, खरीद लो, और मॉक टेस्ट खरीदने के बाद लगातार, ठीक है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। डिस्टर्बेंस से दूर रहना है, ये बाबू सोना पौना ये सब बंद कर दो, कुछ नहीं मिलने वाला बच्चे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे, आप अपने हित में ही तो कर रहे हैं, बोलो आप अपने हित में ही तो कर रहे हैं। अब एज अ टीचर, ठीक है, ध्यान रखना, अब टीचर की बारी आई, स्टूडेंट के बाद टीचर की बारी आई। अब एक अच्छे टीचर के हित में क्या है बच्चे? ठीक है, एक अच्छे टीचर के हित में क्या है मुझे बताओ? तो एक अच्छे टीचर के हित में है कि वो अच्छा पढ़ाए, वो बढ़िया पढ़ाए, ठीक है, वो प्रेजेंटेबल हो, वो क्लास में, ठीक है, याद करा दे, और वो सरल से सरल शब्दों का यूज करे, और ऐसा एग्जाम्पल दे, ऐसा एग्जाम्पल दे कि बच्चों को बिल्कुल क्लास में याद हो जाए। ठीक है ना? तो ऐसा करने से बड़ा स्वाभाविक है बच्चे कि वो यही नैतिकता है, यही नैतिकता है। उपयुक्तता बात कह रहा है कि जब हर एक आदमी अपना काम करेगा तो दिक्कत होगी नहीं। तुम ढंग से पढ़ोगे, मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, तो सिलेक्शन होगा। बताओ कहीं दुख है हमारे जीवन में? कहीं नहीं। देखिए, अब जैसे राजनीति अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, डॉक्टर अपना काम, सब ईमानदारी से अपना अपना काम करें, तो बताओ समाज में किसी भी तरह का दुख होगा? नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है ना? चलिए, तो मैं इन एग्जाम्पल्स को मिटा देता हूं, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोले थे, और मैं लिख देता हूं। ठीक है ना, कि भैया जी स्वहित का मतलब क्या होता है? स्वहित का मतलब होता है
कि अपने हित में कार्य करना, अपने हित में कार्य करना। स्वहित, अपने हित में कार्य करना मतलब स्वाभाविक सी बात है, जो भी कार्य आपको सौंपा गया है, जिस कार्य के लिए आप बने हैं, आप वो करें। ललित, अरे भैया ललित, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, तुम कितना ही यार मैसेज करते हो सर ऐप पर। म- आप पर मैसेज करने का कोई फायदा नहीं निकला, प्रिंट नोट्स पीडीएफ नहीं मिली, मिल जाएंगी। और नहीं मिली प्रिंट पीडीएफ नोट्स तो कौन सी आफत आ गई, कौन सा प्रलय आ गया मेरे प्यारे बच्चे, बताओ। नहीं मिली, नहीं मिली, कोई बात नहीं, आज मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा मैं तुम्हारे में। सब लोग टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ। ठीक है, जो आपके बैच है ना, आपके बैच के आगे ही टेलीग्राम ग्रुप मिलता है आपको, उसमें आ जाओ बच्चे। सुमित जी, आपका कमेंट बिल्कुल मेरे तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, अपने हित में कार्य करना। सुखवाद का मतलब है कि सुख प्राप्ति हेतु कार्य करना। और देखो बेटा, सब अपना अपना काम करेंगे तो इससे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण होगा, बस यही बात है। ठीक है, सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत। वेंथम का उपयोगितावाद की आधारशिला सुख और दुख की मात्रा के ऊपर है। वेंथम के मत में जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वह अच्छी और उपयोगी है। जिस कार्य में मानव सुख में वृद्धि होती है वही कार्य उपयोगी और उचित है, तथा जिस कार्य से मानव को दुख होता है वह अनुपयोगी अनुचित है। वेंथम के शब्दों में उपयोगितावाद के सिद्धांत से हमारा आशय उस सिद्धांत से है जिससे संबंधित व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि या कमी होती है, और जिसके आधार पर वह प्रत्येक कार्य को उचित या अनुचित ठहराता है। अब एक बात बताओ, ठीक है आप, ठीक है आप सच्ची बताना, आप अभी पढ़ रहे हैं और अभी किसी का नोटिफिकेशन आ जाए इंस्टाग्राम पे, हाय सुमित कैसे हो, और क्लास छोड़ के आप लग जाओ कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ ये और वो और, ठीक है, बात समझ में आ रही है। आपको उस समय लग सकता है कि हाँ ठीक है यार मेरी तो बात हो रही है, लेकिन जब आप, ठीक है, अपने हित के बारे में सोचोगे कि अरे यार एज अ विद्यार्थी मेरा हित क्या था, टीचर की क्लास लेना, ठीक है, वो हाई सुमित जिसका आ गया उसे मुझे, ठीक है, अभी फिलहाल नेग्लेक्ट करना था, जब मैं फ्री होता तब देख लेता कि हाँ भाई है कौन तू, ठीक है चल तुझसे भी बात कर लेते हैं। और यहाँ पर तुम हो भी जान पहचान की तो चलो ठीक है भाई, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ ना, अभी तो मेरा उद्देश्य क्या है, क्लास लेना। तो फाइनली उस समय क्षणिक सुख आपको मिल सकता है। सुख भी बच्चे क्षणिक और परमानेंट दो प्रकार का, और क्षणिक सुख मिल सकता है, हाय हेलो मैं अच्छी हूं और ये और वो, लेकिन परमानेंट नहीं मिल सकता आपको। परमानेंट कब मिलेगा? परमानेंट आपको मिलेगा बच्चे जब आप अपना डेली का डेली टारगेट पूरा करोगे तब। यही बेंथम बोल रहा है कि बेंथम के उपयुक्तवाद की आधारशिला सुख और दुख की मात्रा के ऊपर है। बेंथम के मत में जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वह अच्छी है, उपयोगी है। जिस कार्य में मानव सुख में वृद्धि होती है वह कार्य उपयोगी और उचित है, और तथा जिस कार्य से मानव को दुख प्राप्त होता है वह अनुपयोगी और अनुचित है। उपयोगितावाद के सिद्धांत से हमारा आशय उस सिद्धांत से है जिससे संबंधित व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि या कमी होती है, जिसके आधार पर वह प्रत्येक कार्य को या तो उचित ठहराता है या अनुचित। मैं यह बात हर कार्य के लिए कहता हूं, और इसलिए मेरी यह बात किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि सरकारी सभी के एक लागू होती है। तो ये बेंथम है, बेंथम का उपयुक्तवाद का सिद्धांत है। ठीक है, बेंथम बेटा ये ध्यान रखना, सामान्य सुख और सामान्य दुख, ठीक है, दो प्रकार को डिवाइड किया है उसने। ठीक है, इसने क्या किया है, सामान्य और जटिल, ठीक है, सुख और दुख को, ठीक है, उसने सामान्य सुख के अंतर्गत 14 और सामान्य दुख के अंतर्गत 12 भेद बताए हैं। ठीक है, सामान्य सुख क्या, इंद्रिय सुख, वैभव सुख, कौशल का सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख, शक्ति या सत्ता का सुख, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख, दया का सुख, निर्दयता का सुख, स्मृति का सुख, आशा का सुख, संपर्क एवं मिलन का सुख और सहायता का सुख। सामान्य दुख क्या, दरिद्रता, भावना, हिचकिचाहट, शत्रुता, अपयश, धार्मिकता, दया, निर्दयता, स्मृति, कल्पना, आशा और संपर्क। सामान्य सुख दुख के इस वर्गीकरण को प्रस्तुत करने के बाद बेंथम ये भी कहता है कि इनके सम्मिश्रण से विविध प्रकार के जटिल सुख दुख पैदा होते हैं। ठीक है, बेंथम के अनुसार मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है। ठीक है ललित बच्चे, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ललित जी। ललित देखो सुनो, तो क्या बोलता है बेंथम कि मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है। जो मनुष्य जितना अधिक भावनात्मक होगा, सुख या दुख को अनुभव करने की उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। अर्थात मनुष्य की
सुख दुख अनुभव करने की क्षमता सभी की अलग अलग होती है, ये बात हकीकत है। देखिए सभी की सुख और दुख को अनुभव करने की क्षमता अधिक होती, अलग अलग होती है, और ये डिपेंड करता है कि आप भावनात्मक कितने हैं। ये डिपेंड करता है आपकी भावनाओं पर। अगर आप अधिक भावनात्मक हैं तो सुख और दुख को अनुभव करने की क्षमता आपकी अधिक होगी। आप कम भावनात्मक है तो कम होगी। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाने पर किसी को बहुत दुख होता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए इसलिए प्यार का एहसास किसी को बहुत ज्यादा होता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है श्रद्धा, चलिए ये सारी चीजें हैं। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है, बस मैं प्रमुख बिंदु में केवल ये पढ़ूंगा कि मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आपको समझना है प्रमुख बिंदु। बेंथम कहता है सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है। देखिए मतलब सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है, सभी को सुख चाहिए, सुख का आलिंगन करना चाहिए और सबको दुख का बहिष्कार करना चाहिए। ठीक, बेंथम का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। सार्वभौमिक सिद्धांत का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चे कि व्यक्ति अंतिम रूप से केवल व केवल सुख की प्राप्ति करना चाहता है। आप कहेंगे साहब, जैसे मान के चलिए कि मुझे महंगी कार में घूमने का सुख मिलता है, मुझे महंगी कार में घूमना है सुख मिलता है, अच्छे घर में रहने सुख मिलता है, लेकिन आप कहते हो कि सर जो तपस्वी व्यक्ति है, जो घोर तपस्या कर रहा है, उसे क्या मिलता होगा? बेटा उसे उसमें सुख मिल रहा है। देखो उसे उसमें सुख मिल रहा है। वह जब तक तपस्या नहीं करेगा, जब तक जंगल में नहीं रहेगा, जब तक वह ठीक ना लगाएगा, उसको सुख नहीं मिल सकता। वो सुख की परिभाषा सब लोगों की अपनी अलग अलग होती है, लेकिन जिस कार्य को करने में आपको आनंद की अनुभूति हो। ठीक है ना, चलिए। और राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इसी को क्या कहते हैं बच्चे कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। इसी को उपयोगितावाद कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है? उपयोगितावाद कहा गया है कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। चलिए ठीक है, बेंथम, बेंथम के जीवन परिचय के बारे में आप पढ़ लें कि उनका जन्म इंग्लैंड के एक संपन्न वकील घराने में 1748 में हुआ था। वे बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने लैटिन, ग्रीक व फ्रेंच भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। पेस्ट्री पास करके उन्होंने वकालत प्रारंभ की, परंतु इंग्लैंड की तत्कालीन जेल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था ने उसे चिंतक बनने के लिए विवश कर दिया और वे एक महान चिंतक बन गया। ठीक, वे एक वैचारिक मसीहा बन गया। उपयोगितावाद संबंधी विचारों के कारण, राज्य संबंधी विचारों के कारण, कानून तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित विचारों के कारण उनको बहुत ख्याति मिली। राज्य के क्षेत्र में बच्चे बेंथम कहता है, मतलब राज्य के विषय में बेंथम के विचार क्या है? राज्य के बारे में बेंथम कहता है कि राज्य एक अवयव नहीं बल्कि एक यंत्र है। देखिए वो स्टेट को एक यंत्र बताता है। जी ठीक है, तो बेंथम कहता है कि राज्य एक अवयव नहीं है बल्कि राज्य क्या है? एक यंत्र है। परंतु वे राज्य को व्यक्तियों के मध्य हुई किसी संपदा का परिणाम भी नहीं मानते। कि ऐसा नहीं कि राज्य व्यक्तियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट से पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है। और ना ही राज्य कोई अवयव है बल्कि राज्य एक यंत्र है। उसके अनुसार राज्य का अस्तित्व का आधार केवल यही है कि वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख करे। बात खत्म। ठीक, अधिकतम मतलब उपयोगितावाद, हर जगह उपयोगितावाद चल रहा है इसका। फिर विधि के संबंध में बेंथम के विचार क्या है, मतलब कानून के संबंध में? तो बेंथम जो है बच्चे विधि के प्राकृतिक स्वरूप के विरोधी हैं। विधि का प्राकृतिक स्वरूप होता है जैसे नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ क्या कहता है? नेचुरल लॉ कहता है जी, एक नेचुरल लॉ क्या होता है? तो नेचुरल लॉ ये कहता है जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रकृति ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं पेड़ की छांव में बैठूं, ठीक है, मैं धूप को अनुभव करूं, मैं बारिश में भीगूं और मैं 24 घंटे ऑक्सीजन लूं। प्रकृति ने मुझे अधिकार दिया। अब कोई ठीक है मेरे इस अधिकार को मुझसे छीनना चाहे कि नहीं, आप जो है ना 2 घंटे ही धूप में बैठ सकते हो, आप बारिश में नहीं भीग सकते। ठीक है, समझ लो ये। तो आपके प्राकृतिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो बेंथम साहब जो है ना प्राकृतिक स्वरूप के विरोधी हैं विधि के। उनके अनुसार राज्य के लिए आवश्यक नहीं कि वह प्राकृतिक विधि की मान्यताओं के अनुसार कार्य करे। लेकिन राज्य का अपना कोई आदेश हो सकता है, राज्य का अपना कोई कानून हो सकता है और राज्य उसे व्यक्तियों के ऊपर थोप सकता है। ये बेंथम बोलते हैं। ये जरूरी नहीं कि राज्य बोलते कि सभी एक प्राकृतिक विधि के अनुसार अपना जीवन यापन करो। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि सभी प्राकृतिक विधि के अनुसार अपना जीवन यापन करो।
बेंथम बिल्कुल एकदम क्लियर बोलता है, उसने बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि भाई मेरी भाई देखिए, राज्य देखिए अपना कोई कानून बना सकता है, अपना कोई संविधान बना सकता है और वो सभी नागरिकों पर उसको आरोपित कर सकता है और सभी को उसके अनुसार भैया अपना जीवन यापन करना होगा। तो जरूरी नहीं कि राज्य प्राकृतिक नियमों के आधार पर चले। प्रभु सत्ता के विषय में संप्रभुता या प्रभु सत्ता का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे कि स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता। ठीक है, प्रभु सत्ता ये आप पढ़ेंगे। देखिए जब आप शासन व्यवस्था में पढ़ेंगे तो शासन व्यवस्था में आप पढ़ेंगे कि संपूर्ण प्रभु संपन्नता या प्रभु सत्ता का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति ठीक है ना अपना सभी प्रकार का निर्णय लेने की स्वतंत्रता रखता है, वो सभी प्रकार की असुरक्षाओं से ठीक है ना मुक्त होकर, ठीक है, सभी प्रकार की असुरक्षाओं से मुक्त होकर जब वह ये ताकत रखता है, ये हिम्मत रखता है कि वह अपने हित में सबसे बेस्ट निर्णय ले सके, तो उस व्यक्ति अथवा उस संस्था की ऐसी स्थिति को हम संपूर्ण प्रभु संपन्नता या संपूर्ण प्रभु सत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रभु संपन्नता या संपूर्ण प्रभु सत्ता कहते हैं। तो संप्रभुता के विषय में बेंथम के विचार है कि विधि का रूप आदेश का होता है, अतः आवश्यक है कि उसे जारी करने वाली सत्ता संप्रभु अथवा सर्वोच्च हो। देखिए जिसके द्वारा उस पर लागू की गई, मतलब विधियों का सर्वोच्च स्वरूप होना चाहिए, विधियों का सर्वोच्च स्वरूप होना चाहिए, ये बोलते हैं। और अधिकारों के विषय में ठीक है, वो प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना के भी विरोधी हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि प्रकृति अधिकारों का स्रोत नहीं हो सकती। ठीक है, राज्य के द्वारा जो अधिकार आपके लिए बनाए गए हैं, आप केवल व केवल उन्हीं अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं जो राज्य के द्वारा बनाए गए अधिकार है उनका। आप प्राकृतिक अधिकार के आधार पर देखो रूल्ड हो, आप प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर शासित हो, ऐसा कोई आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम संपत्ति के विषय में, संपत्ति के अधिकारों को बेंथम प्राकृतिक अधिकार जैसी मान्यता देते हैं कि संपत्ति के अधिकार भी ऐसे ही हैं जैसे प्राकृतिक अधिकार होते हैं। उनका मत है कि व्यक्ति की छोटी से छोटी संपत्ति को भी बिना मुआवजे दिए नहीं लिया जाना चाहिए। देखो उनके अनुसार संपत्ति चूंकि व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है, अतः राज्य द्वारा व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा के अधिकार को पूरी मान्यता मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, ये है। अब इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, उनकी दर्शन की आलोचना हुई, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, अब देखो उनकी दर्शन की आलोचना हुई, ये सारी चीजें हुई। जैसे क्या हुआ उनके दर्शन की आलोचना में? तो बेंथम ने राज्य को व्यक्ति के सुखों की प्राप्ति का साधन माना है। ये बात ठीक है कि बेंथम मानते हैं कि राज्य क्या है? राज्य व्यक्ति की ठीक है सुखों की पूर्ति का एक साधन है। राज्य व्यक्ति की सुखों की पूर्ति का एक साधन है तथा यह कहा गया है कि उसके समस्त कार्यों का आधार भी व्यक्ति के सुख की साधना होनी चाहिए। तो ये मतलब सुख पर ही ध्यान दे रहे हैं। अधिकतम जनसंख्या के अधिकतम सुख की अव्यवहार्यता। ठीक है, देखो एक पक्षी विवेचन है कि बेंथम ने राज्य को व्यक्ति के सुखों की प्राप्ति का साधन माना है। उनका कहना है कि समस्त कार्यों का आधार व्यक्ति के सुख की साधना होना चाहिए। विचार राज्य के उद्देश्य व कार्यों के विषय में एक पक्षी है, क्योंकि देखिए व्यक्ति को भी तो चाहना चाहिए केवल राज्य ही देखिए व्यक्ति के लिए अधिकतम सुख प्रदान करे। देखिए तो व्यक्ति को भी तो राज्य के लिए, तो ये एक पक्षी व्यवहार है, इसलिए आलोचना हुई। दूसरा, राज्य के कार्यों के सिद्धांत के विषय में भी आलोचना हुई। वो कैसे? क्योंकि अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख की अव्यवहारिकता है। राज्य वे सब कार्य करे जिनसे अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख की साधना हो सके। तो बेंथम के अनुसार यह राज्य के कार्यों का सिद्धांत होना चाहिए, पर व्यवहार में इस सिद्धांत के अनुसार कार्य होना संभव ही नहीं होता। व्यक्ति, राज्य व समाज के संबंध में बेंथम की जो अवधारणा है वह त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि बेंथम ने उपयोगितावादी विचारधारा के प्रतिपादन में समाज का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है कि जिससे व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों से अलग अपने सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील प्रतीत होता है। मतलब हर एक व्यक्ति अपने लिए सुख की कामना कर रहा है समाज से अलग होकर, जबकि ये दृष्टिकोण अधिक नहीं है। और बेंथम के अनुसार अधिकार केवल राज्य द्वारा ही दिए जा सकते हैं। राज्य चाहे किसी को अधिकार दे या किसी के अधिकार ले, तो स्वाभाविक सी बात है भैया जी, ये भी बहुत गलत बात है। चलिए ठीक है, इसके बाद फिर आगे हम आएंगे और आगे आने के क्रम में हम जीएस मिल को पढ़ेंगे। ये बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत था। और बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत के बाद फिर आता है साहब आपके जीएस मिल साहब का उपयोगितावाद का सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत फेमस है। मिल साहब, मिल साहब बहुत बड़े दार्शनिक हुए। तो कुल मिलाकर अगर आप बेंथम के पूरे दर्शन को देखो तो बेंथम कहता है कि व्यक्ति सुखवादी है। बेंथम का पूरा दर्शन मैं आपको बता रहा हूं। बेंथम कहता है व्यक्ति सुखवादी है, वह राज्य से अपने लिए सुख की कल्पना करता है। और इसी के लिए वो बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अगर राज्य से अपने लिए सुख की कल्पना करे, सुख की कामना करे, तो राज्य एक ऐसी संस्था बन जाती है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को निश्चित करती है।
और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना भी चाहिए, लेकिन बेंथम देखिए प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास नहीं करते। बेंथम मानते हैं कि जो राज्य के द्वारा प्रदत्त अधिकार है, ठीक है, उन्हीं के अंतर्गत व्यक्ति को शासित प्रशासित होना चाहिए। राज्य चाहे तो व्यक्ति से अधिकार छीन सकता है, राज्य चाहे तो व्यक्ति को अधिकार दे सकता है। यह है बेंथम का पूरा दर्शन। ठीक है, एक बार थम्स अप करेंगे प्लीज। हाँ बेटा, ये ठीक है ना, एक्चुअली देखिए थिंकर्स हैं कठिन, थिंकर्स हैं कठिन। इन्हें एक बार हम समाप्त कर लें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी पॉइंट। ठीक है, फिर बाद में हम कभी कोई क्लास लेकर जो है ना आगे इन थिंकर्स की एक बार हर एक थिंकर का निचोड़ आपको बता देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगवा देंगे। ये कठिन है ये वास्तव में, ठीक है, देखो आपका मस्तिष्क नहीं है इतना, ठीक है, सक्षम थिंकर्स को समझने के लिए, तो इसलिए थिंकर्स एक कठिन अवधारणा है, मैं मानता हूँ ये। ठीक है, जेएस मिल देखो उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक था। ठीक है, व्यक्तिवाद के अग्रणी विचारकों में से वो एक था। उसने उपयोगितावादी दर्शन को एक नई दिशा दी। उसके विचारों में उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद का एक सामंजस्य देखने को मिलता है। मिल ने अपने चिंतन की शुरुआत उपयोगितावाद से की थी। मिल के उपयोगितावाद को केवल भौतिक सुखवाद का दर्शन मानकर कार्ल मार्क्स जैसे अनेक विद्वान उस पर बहुत तीव्र प्रहार करने लगे थे। अतः मिल ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि उपयोगितावाद केवल भौतिक सुखवाद का ही समर्थन नहीं करता। ठीक है, उसने कुछ सुखों को उच्च कोटि का और कुछ सुखों को निम्न कोटि का सिद्ध किया। ठीक है, सुखों की भी श्रेणियां जीएस मिल ने बताई, क्योंकि जीएस मिल, ठीक है, बेंथम के सिद्धांत को आगे लेकर चलता है। और मिल साहब जब बेंथम के सिद्धांत को आगे लेकर चलते हैं तो वो बेंथम के उपयोगितावाद को वो और थोड़ा सा विस्तृत बना देते हैं। और किस तरह से मेरे प्यारे बच्चे कि उनका जो उपयोगितावाद है मिल साहब का, उनके उस उपयोगितावाद में, ठीक है ना, व्यक्तिवाद भी है और उदारवाद भी है। कुल मिलाकर, ठीक है, उनका जो उपयोगितावाद है वह बच्चे भौतिक सुखवाद की ओर इशारा करता है, भौतिक सुखवाद की ओर। और मिल ने यह सिद्ध करने का प्रयास भी किया है कि उपयोगितावाद केवल भौतिक सुखवाद नहीं है, ठीक है ना, बल्कि ये दो प्रकार का सुख हो सकता है। एक सुख हो सकता है मेरिट और एक सुख हो सकता है डिमेरिट। दो प्रकार का सुख हो सकता है, मेरिट और डिमेरिट। मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या बच्चे कि कार्ल मार्क्स एक समाजवादी चिंतक था। और कार्ल मार्क्स जो कि एक समाजवादी चिंतक था, उन्होंने, ठीक है, समाजवादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए उदारवाद की तीखी आलोचना की। उदारवाद और समाजवाद दो अलग अलग विचारधारा है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का अधिकार होगा, उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का कब्जा होगा, और राज्य ठीक जिसका चाहे जितना चाहे उसका उत्पादन करेगा। समाजवाद कहता है, समाजवाद बोलता है कि उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का कब्जा होगा, निजी व्यक्ति को उत्पादन करने की किसी भी प्रकार की कोई भी स्वतंत्रता नहीं होगी। राज्य तय करेगा किसका उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उत्पादन की कीमत क्या होगी, बाजार क्या होगा, सब कुछ। लेकिन जिससे कि व्यक्तियों के बीच में आय के मध्य असमानता न बढ़ पाए, व्यक्ति को उत्पादन का अधिकार न देकर गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर होने से बचाया जा सके, समाज में आर्थिक आधारों पर समानता स्थापित की जा सके। और वहीं जो उदारवादी विचारधारा है, देखिए जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स बताई थी तो बताई थी उसमें एडम स्मिथ जो उदारवादी विचारधारा लेकर आते हैं, और एडम स्मिथ अपनी इस विचारधारा में बोलते हैं, ठीक है, कि उत्पादन के मामलों में राज्य या सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो हस्तक्षेप का सिद्धांत देते हैं, निजी व्यक्ति को उत्पादन करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, वह जिसका चाहे जितना चाहे उसका उत्पादन करे। और कहीं ना कहीं बच्चे जो जीएस मिल है वह उसी उदारवाद के समर्थक हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति
ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुख प्राप्त कर सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुख प्राप्त करे, क्योंकि भौतिक सुख प्राप्त करना ही व्यक्ति के जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है। जैसे हमारे यहाँ चारवाक साहब, ठीक है, बहुत प्राचीन दर्शन है चारवाक साहब का। चारवाक साहब अपने दर्शन में बोलते हैं, यदा जीवित सुखम जीवित घृतम पीवित ऋण कृत्वा। जब तक जियो सुखी सुखी जियो, जब तक जियो एकदम आनंद के साथ जियो। ठीक है, अगर आपको ठीक है ना उधार लेना पड़े तो लो, लेकिन घी पीना मत छोड़ो। ठीक है, तो यही है भौतिक सुख बात। ठीक है कि आप ठीक है ज्यादा से ज्यादा लग्जरियस लाइफ अपनी जियो, इसके लिए चाहे उधार भी लेना पड़े उधार भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अतः मिल ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया, क्योंकि जब मिल की आलोचना होने लगी तो मिल कहते हैं कि नहीं, ठीक है, सुखवाद भी दो तरह का होता है, एक मेरिट से एक डिमेरिट। ठीक है, जिसको करने से आपको स्थायी आनंद की प्राप्ति होती है वो मेरिट है, वो मेरिट सुख है, अच्छा सुख है। और ऐसा कार्य जिसको करने से आपको ठीक है क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर बाद में आपको पश्चाताप होता है, डेट इज डिमेरिट सुख। ठीक, वो क्या है, वो डिमेरिट सुख है। जीएस मिल ने अपनी पुस्तक जिसका नाम था यूटिलिटेरियनिज्म, उसमें उपयोगितावाद का संशोधित स्वरूप, मतलब जो जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद था उससे कहीं अलग उसका संशोधित स्वरूप प्रस्तुत किया। यह उसके नव चिंतन का परिणाम है, जिसमें मैं सुखों में गुणात्मक अंतर करता है, कि सुखों में भी गुणात्मक अंतर है। इस प्रकार मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत में संशोधन कर दिया। क्या कर दिया कि उन्होंने सुखों में गुणात्मक अंतर कर दिया, कि भाई सुख भी ठीक है ना दो तरह के हो सकते हैं। एक हर एक कार्य जो आपको आनंद दे वो सुख नहीं होता। देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो आपको स्थायी समय तक देता है या अस्थायी समय तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखिए अभी रील देखना मुझे अच्छा लग सकता है, अभी दोस्त का फोन आया बुला रहा है कि चल आज चाय पियेंगे, मुझे अच्छा लग सकता है, मुझे मजा आ सकता है, लेकिन क्या मुझे ये स्थायी सुख देगा? बोलो, स्थायी सुख तो मुझे मेरी पढ़ाई देगी ना भाई, कि मैं लंबे समय तक बैठकर लगातार अध्ययन करता रहूं, लेकिन लगातार पढ़ता रहूं, ये मुझे स्थायी सुख देगी। तो ये क्षणिक सुख हो सकता है। तो ये बात है बच्चे। ठीक है, मतलब बेंथम साहब ने सॉरी मिल साहब ने बेंथम का जो उपयोगितावाद था ठीक है उसमें संशोधन कर दिया, और इससे मूल दर्शन में आधारभूत परिवर्तन हो गया। मिल के द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में निम्नलिखित संशोधन किए गए। क्या कि सुखों में मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक भेद भी होता है, कि कम सुख मिला है ज्यादा सुख। ठीक है, इतना ही नहीं, सुखों में मात्रात्मक ही नहीं बल्कि सुखों में गुणात्मक भेद भी होता है। मतलब वो डिपेंड करता है सुखों की प्रकृति के आधार पर, सुख को मापा नहीं जा सकता। उपयोगितावाद का आधार ठीक है हमेशा नैतिकता है, हमेशा नैतिकता, कि आपको उन्हीं कार्यों को करने से सुख की प्राप्ति होनी चाहिए जो नैतिक है। देखिए, ऐसा नहीं किसी का दूसरे का हक मार के, दूसरे की जमीन मान के, एक दूसरे की संपत्ति हड़प के और तब आपको सुख की प्राप्ति हो रही हो, तो वह नैतिक नहीं माना जा सकता। मतलब नैतिक आधारों पर आपका कार्य ठीक है आपको सुख देने वाला हो, तभी उसको उपयोगितावादी माना जाएगा। आ रही है ना मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात समझ में? ठीक है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित इन्होंने बताए, स्वतंत्रता संबंधी धारणा में अंतर और संपत्ति के अधिकार के संबंध में इन्होंने भिन्नता के बारे में चर्चा की। ठीक है, जेरेमी बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम साहब बोलते हैं देखिए कि व्यक्ति सुखवादी है, हर एक व्यक्ति अपने लिए सुख की कल्पना कर रहा है, गलत भी नहीं है सुख की कल्पना करना, लेकिन सही भी है। और यहीं से उपयोगितावाद आता है, जिसमें अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम ठीक है हितों को निर्धारित करने की, अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम हितों को साधने की बात कही जाती है। ठीक है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हितों को साधने की बात कही जाती है। ठीक है, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं? ठीक है, लेकिन अब इनका जो उपयोगितावाद है ठीक है वो एक्चुअली उपयोगितावाद ऐसा है बेंथम साहब का, जो ये नहीं बताता कि मतलब इनके अनुसार सुख कैसा होना चाहिए, क्योंकि सुख तो कई प्रकार का होता है, सुख तो अच्छा भी होता है, बुरा सुख भी होता है। ठीक है, ये केवल सुख में मात्रात्मक अंतर बताते कि ज्यादा या कम, गुणात्मक अंतर नहीं बताते। मिल सब गुणात्मक अंतर बताते हैं। जैसे मैंने बताया ना, दोस्त का फोन आया, चल गेड़ी मारने चल रहे हैं। ठीक है, आपको सडन हैप्पीनेस तो मिल सकती है लेकिन परमानेंट नहीं। दुख होगा, अरे यार चल 10 मिनट में चाय पी लेता ठीक था यार, 2 घंटे घूम ही रहा हूं यार खम खा। फिर पता चलेगा कि नहीं यार ये मैंने बहुत गलत किया। ठीक है, अभी इंस्टाग्राम पे किसी का ठीक है मैसेज आ जाए,
एक पुल लग जाओ, हाय आप कहाँ से? मैं यहाँ से, मैं अच्छा अच्छा, कानपुर में तो मेरी मौसी जी भी हैं, अच्छा आप कहाँ? अच्छा यार, और फिर बाद में तब तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब 2-3 घंटे बेमतलब की बातचीत के बाद जब आप अपने आप को महसूस करोगे तो लगेगा अरे यार कितना गलत मैंने कर दिया यार, कितना बड़ा पाप मुझसे हो गया। देखिए तो उसमें गुणात्मक अंतर भी है, यही बात मिल साहब ने समझाई है कि मात्रात्मक ही नहीं गुणात्मक भेद भी होता है सुखों में। दूसरी बात उन्होंने बताई है मेरे प्यारे बच्चे कि सुखों को मापा नहीं जा सकता, बस सिंपल सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है। और उपयोगितावाद का आधार क्या है? नैतिकता, मतलब आप उन्हीं कार्यों से सुख प्राप्ति करने की चाह रखो, ठीक है, जो बच्चे आपका मन अंतर्मन जिन्हें नैतिक मानता हो। ठीक, अनैतिक कार्यों से कभी भी सुखवाद अथवा उपयुक्तवाद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनैतिक कृत्यों से कभी भी सुखवाद अथवा उपयुक्तवाद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कभी भी नहीं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, जैसे प्रेम, सहानुभूति, धार्मिक भावना, ठीक है, आदि से ही आप जो बच्चे अपने कार्यों को करते हो, ठीक है, वही उपयुक्तवाद ला सकता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दंड भय के सिद्धांत का भी, ठीक है, प्रतिपादन बेंथम ने किया था। बेंथम का मत था कि दंड के कारण व्यक्ति को बुरे एवं असामाजिक कार्य करने से रोका जा सकता है। उसने 4 प्रकार के दंड बताए: भौतिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक। मिल कहते हैं कि उपयोगितावादी मानदंड व्यक्ति का अधिकतम सुख ना होकर अधिकतम सामूहिक सुख है। देखिए, व्यक्ति का अधिकतम सुख ना होकर सामूहिक सुख, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का कैसे सुख हो। बेंथम ने, ठीक है, बोला है, बेंथम ने व्यक्तिगत और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बोला है कि कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित के लिए, ठीक है, समाज को खतरे में डाल दे। ठीक है, ऐसा ना हो कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित को सुनिश्चित करने के लिए बच्चे समाज को ही खतरे में डाल दे, तो व्यक्ति समाज को खतरे में ना डाले। ठीक है, इसलिए उसने 4 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की। मिल कहता है कि भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर आपको अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख करना है, ठीक है, तो वो अधिकतम सुख होना चाहिए, वो सामूहिक होना चाहिए। ऐसा होना है सामूहिक। अब जब वो सामूहिक सुख होगा तो आपके व्यक्तिगत हित जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति से टकराएंगे ही नहीं। आपके व्यक्तिगत हित किसी दूसरे व्यक्ति से टकराएंगे, क्योंकि आपके जो हित हैं वो कैसे हैं? सामूहिक हैं। आपके हितों की प्रकृति कैसी है? सामूहिक है। आपके हितों का नेचर कैसा है? सामूहिक है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। चलिए, मिल ने बेंथम के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत को भी संशोधित किया। बेंथम के अनुसार स्वतंत्रता उपयोगिता सिद्धांत की अनुगामिनी होती है, ठीक है, अग्रगामिनी नहीं। अतः उसने स्वतंत्रता को सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना। सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता से। चलिए, ठीक है, आइए अब इसके बाद हम एक कांट साहब के बारे में बात करेंगे बच्चे। कांट एक बहुत बड़ी दार्शनिक हुए कांट साहब। इमैनुअल कांट 18वीं और 19वीं शताब्दी के एक अत्यंत ही प्रमुख दार्शनिक माने जाते हैं, जो नैतिकता के क्षेत्र में कठोरतावाद या बुद्धिवाद या नैतिक शुद्धतावाद के रूप में एक महत्वपूर्ण नैतिक दार्शनिक रह चुके हैं। इनके सिद्धांत में हम मानव व्यक्तित्व की भावना को निम्न स्थान दिया गया है कि एक बोलते हैं। अच्छा, इनका क्या है बच्चे? देखो, ये जो इमैनुअल कांट साहब है, ये कठोरतावाद, बुद्धिवाद या नैतिक शुद्धतावाद के रूप में, ठीक है ना, अपने दर्शन को स्वीकार करते हैं। मतलब इनका जो दर्शन है ये कठोरतावाद का दर्शन है, इनका जो दर्शन है वो बुद्धिवाद का दर्शन है, इनका जो दर्शन है वो नैतिक शुद्धतावाद का दर्शन है। इनके सिद्धांत में मानव व्यक्तिगत की, ठीक है ना, निम्न स्थान इनको दिया गया है। तो ये बोलते हैं कि मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के नाते श्रेष्ठ जीव भी माना जाता है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य ना केवल विवेकशील प्राणी है, बल्कि मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के साथ साथ श्रेष्ठ जीव भी है, तथा उसकी नैतिकता के लिए बौद्धिकता ही सर्वोपरि है। लेकिन नैतिकता के लिए किसकी जरूरत होती है? इंटेलेक्चुअलिटी की, बौद्धिकता की। संभवतः इसी कारण से उनके सिद्धांत को बुद्धिवाद कहा जाता है। वे नैतिकता के लिए नैतिक नियमों का कठोरता से पालन करने की बात करते हैं कि भाई नैतिकता के लिए नैतिक नियमों का कठोरता से पालन कीजिए, इसके लिए कोई अपवाद नहीं स्वीकार किया जाता, अतः इसे ही कठोरतावाद कहा जाता है। इसलिए बच्चे, ठीक है, इसलिए कुछ समीक्षक ऐसे होते हैं जिसको नैतिक शुद्धतावादी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फल या परिणाम के लिए कोई विशेष स्थान है ही नहीं। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं। इमैनुअल कांट का सिद्धांत क्या है आपसे पूछा जाएगा। इमैनुअल कांट साहब का सिद्धांत को कठोरतावाद, बुद्धिवाद या नैतिक शुद्धतावाद कहा जाता है। ये कहते हैं कि मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के नाते श्रेष्ठ जीव है और उसकी नैतिकता के लिए बौद्धिकता ही सर्वोपरि है।
संभवतः इसी कारण उनके इस सिद्धांत को बुद्धिवाद कहा जाता है। वे नैतिकता के नैतिक नियमों का कठोरता से पालन करने की बात करते हैं कि नैतिकता के जितने भी नैतिक नियम है सभी का कठोरता से पालन कीजिए, और इसका कोई अपवाद नहीं है। मतलब अगर सबको नैतिकता के नियम पालन करने हैं तो पालन करने हैं, ठीक है, और उनको कठोरता से नैतिकता के नियमों को पालन करवाने की बात करते हैं। जैसे ठीक है, आपके घरों में अगर आपके पिताजी या दादाजी स्ट्रिक्ट हो तो वो कहते नहीं, काम हो तो हो, काम करना चाहिए तो करना चाहिए, होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि आप अनैतिक हो। अनैतिकता को वे रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करते। तो ठीक वैसे ही ठीक है, ये आपके मिल साहब है, सॉरी, वैसे ही ये आपके कांट साहब है। इमैनुअल कांट का भी यही मानना है कि नैतिकता के नियमों का कड़ाई से लागू होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक सिग्नल से कड़ाई से लागू होना चाहिए। रेड लाइट है तो फिर रुक जाओ, ग्रीन लाइट है तो चलो, ठीक है ना। अगर राइट मुड़ना है तो राइट इंडिकेटर दो, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट इंडिकेटर दो। तो नैतिकता के नियमों का पूरी कड़ाई से पालन होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई भी छूट नहीं होनी चाहिए। कांट अपने नैतिक दर्शन का प्रारंभ इस घोषणा के साथ करते हैं। अब देखो, कांट का जो नैतिक दर्शन है, ठीक है, बड़ा दिलचस्प है। कांट का नैतिक दर्शन बच्चे इस घोषणा के साथ प्रारंभ होता है कि इस संसार का, ठीक है ना, इस संसार से परे हम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। बस सिंपल सी बात है। देखिए, इस संसार से परे हम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। बस कांट के इस कथन का अर्थ यह है कि शुभ संकल्प ही वैसा संकल्प है जो हर परिस्थिति से साध्य रूप में शुभ है। शुभ का मतलब क्या होता है? शुभ का मतलब ये होता है बच्चे, जो हर परिस्थिति में शुभ हो। जैसे प्रेम हर परिस्थिति में शुभ है, कभी भी प्रेम गंदा हो ही नहीं सकता, कभी भी प्रेम अनैतिक हो ही नहीं सकता। आप जानवरों से कर दो शुभ है, इंसानों से करो शुभ है, बेटे से करो शुभ है, माँ से करो शुभ है, बहन से करो शुभ है, प्रेमी से करो शुभ है, प्रेमिका से करो शुभ है, जिससे भी करो शुभ है, मानवता से करो शुभ है। तो जो सभी परिस्थितियों में सार्वभौमिक है वही शुभ है। जो सभी परिस्थितियों में सार्वभौमिक है बच्चे वही शुभ है। और वो शुभ जो है, ठीक है, वो साध्य है। साध्य का मतलब होता है बच्चे, वह अंतिम दर्शन है। ऐसा नहीं कि वो देश काल परिस्थिति के आधार पर बदल जाए। प्रेम, करुणा, दया वो शुभ है, वो नैतिक है, और वो क्या है? साध्य है। तो वो बदल नहीं सकते, वो बदल नहीं सकते। वो प्रत्येक देश काल और परिस्थिति में एक जैसी रहेंगी। ठीक है। हालांकि कांट साहब आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कांट साहब को आपको बता दिया कि एक बार मैं कांट साहब को बता दूं, ये आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है। इसके बाद फिर ठीक है, हम कल जो भारतीय राजनीतिक चिंतक है उन्हें पढ़ेंगे। मनु पढ़ेंगे, कौटिल्य पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पर हम गांधी पढ़ेंगे। ठीक है, ये भारतीय चिंतक एवं भारतीय राजनीतिक विचारक मनु, कौटिल्य एवं ठीक है महात्मा गांधी को कल पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही है? चलो, देखो, एक बार आपको क्या करना है कि एक बार जस्ट आपको रीड आउट करना है ना। और कल हम ठीक है मनु साहब को, महात्मा गांधी को, देखो ये सिंपल है, मनु, गांधी, कौटिल्य हमारे हैं। ठीक है, ये सिंपल है, इन्हें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इनको एक बार जब हम कल खत्म कर देंगे बिल्कुल, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम बच्चे परसों से शासन व्यवस्था, क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा बोरिंग हो रहा है। इस बात को मैं भी समझ सकता हूँ, है ना, ये बोरिंग हो रहा है, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी हमें ठीक उतना समझना चाहिए जिससे कि हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है। तो फिर कल हमारी मुलाकात होगी बच्चे, फिर हम कल मिलेंगे। ठीक है, कल मनु, कौटिल्य और गांधी, ठीक है, ये हमारे हैं, अपने हैं। मनु का दर्शन, ठीक है ना, उत्तर वैदिक साहित्य से जुड़ा हुआ है, उत्तर वैदिक काल से जुड़ा हुआ, उत्तर वैदिक मान्यता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शुंग काल में मनुस्मृति लिखी गई है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बहुत मजे से। ठीक है। उदारवाद का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे कि जहां पर
राज्य का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, स्पेशली आपके उत्पादन के संसाधनों पर, उसको उदारवाद कहेंगे। उदारवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर राज्य को कम और व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वह उदारवाद होता है। ठीक है, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक्चुअली तुम्हें ही नहीं, कि मुझे भी बोर लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि सर आप स्टार्ट कीजिए चिंतकों से। ठीक है, हमें ठीक है चिंतक पढ़ने हैं, हमें थिंकर पढ़ने हैं, कि मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये टफ है यार, है ना। और टफ वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक्चुअली आपने कभी इस तरह का ठीक है पढ़ा नहीं। ये सबसे बड़ा इशू है कि आपने कभी इस तरह से चीजों को पढ़ा नहीं, आपने कभी चीजों को इस तरह से ठीक है समझा नहीं, तो इसलिए हो जाता है। आप बीए में पढ़े ही नहीं होंगे इन चिंतकों को, पढ़े होते तो आपको ये एक सेकंड भी, एक रत्ती भर भी आपको कठिन नहीं लग रहे होते। ठीक है, थैंक यू सो मच।